हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम मंगल और शुक्र के गोचर को मकर लगन मकर राशि के लिए लगाएंगे। एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि जो 7.5 होती है उसके रिजल्ट्स को देखने के लिए आपको शनि ग्रह और बाकी ग्रहों के बीच में क्या रिश्ता है ये देखना कंपलसरी होता है। इसलिए जो भी 7.5 होती हैं वो इंडिविजुअल चार्ट्स के आधार पे ही रीड की जाती है। उसको हम कभी जनरल प्रिडिक्शन नहीं देते, क्योंकि हो सकता है किसी एक कुंडली में शनि किसी दूसरे ग्रह से मित्र हो, परंतु दूसरी कुंडली में वो ग्रह कहीं एक घर आगे पीछे बैठ जाए और उस कारण से मित्रता शत्रुता में बदल जाएगी, तो रिजल्ट्स बदल जाएंगे। इसीलिए जब भी 7.5 की बात आए तो आप एक बार अपने चार्ट को अलग से देखिए कि शनि के साथ बाकी ग्रहों का क्या रिलेशन है। जो मैं आज प्रिडिक्शन दूंगा वो लगन पे और राशि के ऊपर आपको नजर आएगी बिल्कुल से। सबसे पहले आपको किसी भी सॉफ्टवेयर से अपनी कुंडली को बना लेना है। कुंडली बनाएंगे तो पहला भाव कहते हैं इसको। इस पहले भाव में आपको 10 नंबर लिखा हुआ दिखेगा, या जिनकी राशि है उनको यहाँ पे चंद्रमा लिखा हुआ दिखेगा 10 नंबर के अंदर, तो वो होंगे मकर लगन के जातक जातिकाएं। ठीक है, अब ध्यान देने की बात है यहां पर क्या कि इस लगन के हिसाब से देख रहे हैं या फिर इस राशि के हिसाब से देख रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ प्रोमिनेंट फैक्टर्स आने वाली जिंदगी को बनाने के लिए आपको बाकी के सारे ग्रह गोचर हेल्प करेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है? सबसे पहले जरूरत पड़ती है दशा को देखने की, दूसरा षडबल को देखने की, और तीसरा अष्टक वर्ग को देखने की कि आपकी दशा चल रही है तो इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्ट्स ज्यादा होंगे। अगर षडबल में प्लेनेट के पास स्ट्रेंथ है तो उसी कैपेसिटी में वो रिजल्ट दे पाएगा। और इसी तरीके से अष्टक वर्ग और पराष्टक वर्ग ये बता देता है कि वो ग्रह उस गोचर में क्या देगा। अगर 0.4 या 4 से ज्यादा है तो कहीं ना कहीं उसको 4 ग्रहों का समर्थन हासिल है, तो या तो न्यूट्रल या न्यूट्रल से थोड़ा ज्यादा गेनफुल मानते हैं। ये देखना होता है कि वो पॉइंट्स किस ग्रह ने दिए। पता चला कि वो 4 पॉइंट तो है, लेकिन वो पॉइंट देने वाले जो ग्रह हैं वो 6, 8 और 12 के मालिक हो गए, तो ऐसी परिस्थिति में वो नुकसान कर देंगे। इसीलिए अष्टक वर्ग एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी गोचर को समझने के लिए। अब ये जो छोटे छोटे ग्रह हैं जैसे कि मंगल हो गए, शुक्र हो गए, ये कई बार गोचर कर जाते हैं, तो मेजर जो हमें पहले देखना होता है वो होता है कि हमारे बड़े प्लैनेट्स हमारे को क्या दर्शा रहे हैं। तो इस कुंडली में भी हम पहले देखते हैं कि हमारे बड़े प्लैनेट शनि, केतु और गुरु क्या दर्शा रहे हैं, जिंदगी किस तरफ जाना चाह रही है, उसको पहले फोकस करते हैं। देखिए, सबसे पहले शनि का जो एस्पेक्ट है वो आपको दिखाई देगा आपके 7th हाउस के ऊपर, 7वां एस्पेक्ट है ये। ठीक है, तो बड़ा ग्रह शनि जो है वो या तो आपको मैरिज या तो आपको बिजनेस, इससे जुड़ी हुई कोई चीजों की बात करना चाह रहा है। अगर इंसान मैरिड है तो उसकी मैरिज लाइफ के ऊपर, या तो फिर वो बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस लाइफ के ऊपर कोई ना कोई चेंजेस को दर्शाने के लिए शनि यहां पर कम से कम जनवरी 2020 से चल रहे हैं। इसी के साथ साथ केतु की भी एस्पेक्ट इसी पर है। ठीक है, इस बात को समझिए। इसका मतलब कि जो कुछ बिग चेंजेस हैं वो 10 नंबर के लगन वालों के लिए या 10 नंबर के राशि वालों के लिए कुछ बिग चेंजेस किस एरिया में आ रहे हैं, या तो हम कहेंगे कि उनके बिजनेस या फिर उनके मैरिज रिलेटेड कोई चीजें धीरे धीरे आपको बनती हुई नजर आ रही हैं। ये जो एस्पेक्ट है ये कहां तक रहने वाला है? ये रहने वाला है अप्रैल तक, क्योंकि ये बड़े ग्रह हैं, ये बहुत धीमी गति से अपने को आगे गोचर करते हैं। तो ये तो हुई पहली चीज। अब शनि और केतु का दूसरा एस्पेक्ट कहाँ है, इसको भी खोज लेते हैं। शनि का एक एस्पेक्ट जो आएगा, तीसरी दृष्टि, वो आएगी आपके 3rd हाउस के ऊपर। ठीक है, और साथ ही साथ केतु की भी एक दृष्टि आएगी। आप इसको पंचम दृष्टि कह सकते हो, या रिवर्स में काउंट करते हैं तो नवम दृष्टि कह सकते हो। इन दो की भी दृष्टि कहां पर है? वो है आपके 3य भाव के ऊपर। यानी कि कहीं ना कहीं 10 नंबर के जो मकर लगन के जातक जातिकाएं हैं उनको जो जिंदगी है वो या तो कुछ मैरिज या तो कुछ बिजनेस, क्योंकि ये 10th से 10th है तो कहीं ना कहीं उनके कर्म को भी जोड़ सकते हो आप इसको। और कहीं ना कहीं तीसरे भाव आपके पराक्रम को, आपको कुछ बदलाव, चेंज ऑफ प्लेस, एनीथिंग के लिए वो धीरे धीरे तैयार कर रहा है। तो इन दो चीजों को हमें पहले ध्यान रखना है। साथ ही साथ
दूसरा बड़ा ग्रह जो होता है वो है हमारे पास गुरु। तो गुरु जो है उनका गोचर कहां पर है? शनि का 10th एस्पेक्ट है आपके 10th हाउस पर, और साथ साथ यहाँ पे इसका एस्पेक्ट है जुपिटर का एस्पेक्ट है। तो अब आप समझ सकते हो स्टेटस में कुछ चेंज करने की तैयारी कर रहे हैं दो बड़े ग्रह, और प्रोफेशन या मैरिज के अंदर कुछ चेंज करने की तैयारी कर रहे हैं शनि केतु, और कहीं ना कहीं आपको बल देने की बात कर रहे हैं, आपको कहीं कुछ चेंज की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये अष्टम से अष्टम है तो ये भी ट्रांसफॉर्मेशन है। तो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ चेंजेस की तैयारी कहीं ना कहीं इस लगन, इस राशि वालों के साथ हो रही है। अब बात करते हैं कि अब जो हम गोचर लगाने वाले हैं वो इनको किस तरीके से हेल्प करेंगे। सबसे पहले अपन इसमें लेते हैं शुक्र को लेते हैं, क्योंकि शुक्र यहाँ पे आपके एक तो कर्म के अधिपति हैं और दूसरा शुक्र के पास जो राशि है वो 5th हाउस की है, ठीक है, पंचम के भी हैं और साथ साथ कर्म के भी अधिपति हैं। तो शुक्र के गोचर को हम पहले ले लेते हैं। शुक्र जो है वो, अगर आप अपनी कुंडली खोलते हैं, आपको ये देखना है कि आपके 12 में से कौन से भाव के अंदर, किस भाव के अंदर शुक्र के नक्षत्र आते हैं। वो भी 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट तक के होते हैं। ये मिलते हैं आपको 1 नंबर राशि में, ये मिलते हैं आपको 5 नंबर की राशि में, ये मिलते हैं आपको 9 नंबर की राशि में। इसका मतलब शुक्र का ये गोचर देखने में ऊपर से तो 10th हाउस का गोचर है और 5th हाउस का गोचर है, लेकिन इसके अंदर पोटेंशियल कैपेसिटी है कि ये आपको 4th हाउस के भी रिजल्ट्स देगा, ये आपको कुछ 8th हाउस के भी रिजल्ट देगा, और ये आपको कुछ 12th हाउस के भी रिजल्ट देगा, ठीक है, क्योंकि ये शुक्र आत्मा है इन 3 नक्षत्रों के द्वारा यहां पर कंट्रोल करने के लिए। अगर यहां पे इनके मिड पॉइंट आ रहे हो, ध्यान से समझ लीजिएगा, 12th हाउस में 8th हाउस में मिड पॉइंट आ रहे हो और 4th में भी मिड पॉइंट आ रहे हो, तो उसको देख लीजिएगा। जरूरी नहीं कि सभी में मिड पॉइंट आए। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कुंडली में जो आपका घर दिखाई दे रहा है कोई सा भी, उसके अंदर के बीच के मिड पॉइंट डिग्री जो है वो अलग अलग नक्षत्रों में आ सकती है। हो सकता है शुक्र की जगह केतु का नक्षत्र मिल जाए या सूर्य का मिल जाए, यहां पर भी हो सकता है कि केतु की जगह या शुक्र की जगह केतु या सूर्य मिल जाए, और यहां पर भी हो सकता है। तो इसको ध्यान से ठंडे दिमाग से पहले देख लीजिएगा। अब हम देखें कि शुक्र का गोचर क्या करने वाला है। शुक्र का गोचर अगर हम देख रहे हैं तो ये अभी तक 12th हाउस में था, वहां पे भी शुक्र अच्छा माना जाता था। अब ये आ जाएगा आपके लगन के अंदर, 1st हाउस के अंदर। द स्ट्रॉन्ग पिलर्स के अंदर जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग पिलर्स होते हैं जो कि किसी चीज के फॉर्मेशन को दर्शाने की कोशिश करते हैं। तो शुक्र का यहां पर आना और फिर शनि के साथ जुड़ जाना, ठीक है। तो जब शुक्र यहां पर आएंगे, ये आएंगे 10 दिसंबर को, और ये तकरीबन जो मैं आपको बता रहा हूं ये 40 दिन के आसपास का गोचर है शुक्र का। तो इन 40 दिन के गोचरों में कहीं ना कहीं ये राइज ऑफ स्टेटस की कोशिश करेगा। राइज ऑफ स्टेटस क्यों? क्योंकि 10th हाउस का लॉर्ड अपने से कहां जा रहा है? सुख भाव में जा रहा है। स्टेटस का सुख ये देने की कोशिश करेगा शुक्र यहां पर। इसी के साथ साथ क्योंकि शुक्र कहीं ना कहीं 8th हाउस का मिड पॉइंट हो सकता है, 12th हाउस का मिड पॉइंट हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा इंसान जो है वो कुछ एक नए बदलाव को महसूस कर सकता है आने वाले 40 दिनों के अंदर। हाँ, यहाँ का मिड पॉइंट होने के कारण हेल्थ पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ हो सकता है कि थोड़े से खर्चे बढ़ जाएं, तो इसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहना होगा। इसके साथ साथ शुक्र जो है यहाँ बैठ गए तो पर्सनालिटी में अच्छा करेंगे, लेकिन उनका जो एस्पेक्ट है वो आएगा कहां पर? 7th हाउस पर कहीं ना कहीं। अब देखिए यहां से शुरू होती है अपनी एक्चुअल कहानी। यहां आ गया शुक्र, तो ये गोचर में यहाँ पे क्या बन गया? ट्रिपल ट्रांजिट बन गया। तो ये 40 दिन के आसपास का जो पीरियड है, इसमें शुक्र वैसे तो शुभ ग्रह है और वो शुभता देंगे, तो थोड़ा सा वो हेल्प करेंगे मैरिटल रिलेशंस को नॉर्मल न्यूट्रल करने की, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ ये कहीं ना कहीं आपको एक हेल्प करेंगे, क्योंकि 5th हाउस का लॉर्ड कनेक्ट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये आपको बिजनेस के अंदर भी थोड़ा सा हेल्प करेंगे। तो जिनकी भी मकर लगन और मकर राशि है, उनको जो उनका एक टफ टाइम चल रहा है उसके अंदर ये शुक्र थोड़ा सा मरहम लगाने की कोशिश करेंगे। ये बात को नहीं भूलना कि 7.5 जो है वो इन सबके ऊपर काम कर रही होगी, इसलिए शनि से बाकी ग्रहों के जो रिश्ते होंगे
लगन कुंडली में, उसको नहीं भुलाया जा सकेगा, उसको भी देखना पड़ेगा। यहाँ पे इनको फायदा क्या दिख रहा है, हो सकता है कि ये कोई अपने जॉब में चेंजेस लेके आए जिससे कि इनके स्टेटस में कोई राइज बनता हो, तो ये शुक्र का काम ये है। और थोड़ा सा शुक्र क्या हेल्प करेगा आपको, बिजनेस या आपके मैरिज के अंदर थोड़ी सी राहत देने की कोशिश करेगा। या हो सकता है कि 40 डेज के अंदर जो लोग अभी अनमैरिड है और मैरिज की तरफ आगे देखने की कोशिश कर रहे हैं, उनको शायद कोई पार्टनर्स मिलने की उम्मीद बनती है। इसी के साथ साथ क्योंकि ये 5th हाउस का लॉर्ड भी है, तो जो लोग विवाहित हैं और वो अगर मतलब कि चाइल्ड बर्थ को प्लान करते हुए आगे चल रहे हैं, तो उनके लिए भी हम कह सकते हैं कि ये समय उनके लिए भी अच्छा होगा। एजुकेशन के अंदर जो लोग हैं उनके लिए ये समय अच्छा होगा। हाँ, यहाँ पे राहु होने के कारण थोड़ा ज्यादा ही तेज दिमाग चलाएंगे, लेकिन फिर भी ये ओवरऑल पीरियड देखें तो शुक्र के नजरिए से अच्छा है। अब हम बात करते हैं मंगल की। मंगल जो है, इनके नक्षत्र आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं, 2 नंबर राशि में, 3 नंबर राशि में, 6 नंबर राशि में, 7 नंबर राशि में, 10 नंबर राशि और 11 नंबर राशि में नक्षत्र होता है। वो 23 डिग्री 20 मिनट से 6 डिग्री 40 मिनट तक होता है। ठीक है, तो यहां पर आप देखो सेकंड, थर्ड, फिर हमने लिया 6th, 7th और हमने लिया 10th, 11th। तो मंगल का गोचर जो है कहीं ना कहीं वो काफी एरियाज को कवर कर रहा है। अब पहले ये देख लेते हैं कि मंगल किस एरिया को बदलने की बात कर रहा है। पहला तो उसने एरिया जो लिया है वो है आपका अर्निंग हाउस, हाउस ऑफ अर्निंग्स। ठीक है, यहाँ पे कोई बदलाव की बात है। दूसरा एरिया जो होगा, मंगल की दृष्टि देखिए, चौथी दृष्टि, चौथी दृष्टि अगर हम ले तो 1 2 3 4 यहाँ पे आएगी उसकी चौथी दृष्टि। यहाँ पे इंपैक्ट है किसका, मंगल का एस्पेक्ट से। ठीक, इसके बाद हमें देखना है 7वीं दृष्टि, तो यहाँ पे इंपैक्ट है मंगल का और यहाँ पे भी इंपैक्ट है हमारे मंगल का, 8वीं दृष्टि है। और इसी के ऊपर गुरु की भी दृष्टि है, इसके ऊपर गुरु की भी दृष्टि है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि मंगल का ये गोचर आपकी अर्निंग्स के ऊपर कुछ इंपैक्ट करने वाला है। साथ ही साथ आप देखो तो सेकंड हाउस जो कि सेविंग्स है उसके ऊपर भी इंपैक्ट होने वाला है, और साथ ही साथ आपके सर्विस 6th हाउस के ऊपर भी इंपैक्ट होने वाला है। अपने अपने एज के हिसाब से, जिस एज ग्रुप में आप आते हो उसके हिसाब से चीजों को प्लान आउट करके देखें। अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसके अंदर हो सकता है वो कहीं घूमने गए या उनको किसी ने कुछ गिफ्ट किया, तो वो एक अलग चीज है। जो लोग अभी अर्निंग वाले स्टेजेस में है, यानी कि जो लोग प्रोफेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू पे हैं, उनके लिए मंगल का यहाँ आना सबसे पहला अच्छा काम क्या कर रहा है, वो ये कि मंगल और ये बुध ये कनेक्ट होने जा रहे हैं एक ही राशि में। ये राशि का स्वामी है और कहीं ना कहीं बुध जो है इसका एक नक्षत्र इसी के अंदर मिलता है, ज्येष्ठा नक्षत्र। ठीक, इस कारण से मंगल और बुध का इस पर्टिकुलर हाउस के अंदर, 11th हाउस के अंदर आना उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा जिन लोगों का 11th हाउस का मिड पॉइंट ज्येष्ठा नक्षत्र बुध हो। फिर से समझ लीजिए, सभी के लिए नहीं, उन लोगों के लिए जिनका 11th हाउस का मिड पॉइंट मरक्यूरी का नक्षत्र ज्येष्ठा होगा, उन लोगों के लिए ये कंप्लीट हो जाएगा एक कॉम्बिनेशन। क्या कि हमारे पास हमारा पूरे का पूरा हाउस का लॉर्ड भी आ गया और उसका नक्षत्र के स्वामी भी आ गया, यानी शरीर भी है और आत्मा भी है। ये कॉम्बिनेशन जिन लोगों का पूरा होगा वो लोग 10 नंबर के जो लगन के लोग होंगे उनको अपने अच्छे खासे गेन्स निकलते हुए दिखाई देंगे। मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर कोई पैसा पहले से रुका हुआ था, जैसे कि केतु रोक देता है कभी कभी, तो वो भी इनको मिलने के चांसेस बनेंगे, या फिर न्यू अर्निंग्स के सोर्सेस की ये लोग अपनी कोई एक तलाश कर पाएंगे। ठीक है, ये जो चीज है ये अभी हमें देखने को मिलती है। इसमें से ये बात भी ध्यान रखना है कि बुध जो है वो बहुत जल्दी आगे निकल जाएगा। ठीक है, बुध जो है वो बहुत जल्दी आगे निकल जाएगा, इसीलिए इनको हो सकता है ये चेंजेस अभी कुछ ही 5-7 दिनों के अंदर देखने को मिल जाएं। ठीक, सूर्य जो है वो भी आगे निकल जाएगा, तो सूर्य को निकलना है वो होगा आपके ऑलमोस्ट 15 दिसंबर को। इस पीरियड के अंदर थोड़ा सा ध्यान ये रखना कि बड़े भाई बहन हों तो उनसे किसी बात को लेकर बहस ना हो जाए, क्योंकि सूर्य और मंगल का कनेक्शन जो है वो एग्रेशन देता है, उससे अपने को बचना है। ठीक है, इसके बाद
मंगल का एक एस्पेक्ट 4th हाउस के ऊपर है जो कि सेविंग्स को है, तो वहां के लिए वो ठीक है। जुपिटर के साथ ये एस्पेक्ट हम करेंगे तो भी ठीक है, जहां पे हमें ज्यादा परेशानी नहीं है। लेकिन मंगल की दृष्टि जब 2nd हाउस पे है तो अपनी वाणी पे थोड़ा संयम रखना है, जोश में आके, साहस में आके दुस्साहस वाली वाणी यूज नहीं करना। साथ ही साथ इस पे ध्यान रखना कि 5th हाउस के ऊपर ये है तो मनोरंजन तक तो ठीक है, लेकिन संतान पक्ष के ऊपर अगर देखेंगे तो राहु और मंगल का है, तो अगर संतान है तो थोड़ा सा वहां पे हेल्थ केयर करिएगा। इसके बाद मंगल की एक एस्पेक्ट है 6th हाउस पे, जहां पे गुरु का भी एस्पेक्ट है। अब इस लगन के अंदर मंगल जो है वो स्वामी कहाँ के हैं? सुख भाव के हैं और साथ साथ लाभ भाव के स्वामी है। गुरु कहाँ का स्वामी है? गुरु यहाँ पे स्वामी है आपके पराक्रम और थोड़ा सा 12th हाउस खर्चों के। इस हिसाब से अगर देखें तो ये कॉम्बिनेशन को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि 6th से 6th का स्वामी और 12th का स्वामी ज्वाइंट एस्पेक्ट कर रहा है, तो अपने आप को एक्सीडेंट से बचाए रखना है। ठीक है, एक्सीडेंट से बचाए रखना है। ये 45 डेज का गोचर होता है जो कि 5 दिसंबर से चालू हुआ है, तो 45 दिन तक अपने को यहाँ पे हेल्थ में बचाए रखना है, सेफ साइड। हाँ, ये प्लस पॉइंट किस लिए होगा? ये प्लस पॉइंट इस मामले में काम करेगा कि अगर आप कोई सर्विस या कोई कॉम्पिटिशन्स के अंदर उतर रहे हो तो वहां पे ये सक्सेस करेगा। कंपटीशन और सर्विस के लिए पॉजिटिव मानूंगा मैं, लेकिन एक्सीडेंट दे सकता है, उस चीज को अपने को अवॉइड करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे भी समझ लीजिए, गुरु यहाँ से जब यहाँ आए तो ये कहाँ का मेन लॉर्ड है? ये लॉर्ड है आपके 12th हाउस का, जो कि आपके सेविंग्स के ऊपर आके बैठ गया। तो आपको अपनी सेविंग्स में से खर्चे करने पड़ सकते, ये शुरुआत की परिस्थिति बन रही थी। इसीलिए इस चीज को, अपने सेविंग्स में से जो आप खर्चे कर रहे थे 20 नवंबर के बाद, इस चीज को थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। ये कॉम्बिनेशन आपको नए रास्ते देगा, जिसके कारण यहाँ पे कुछ हेल्प आपको मिलेगी। साथ ही साथ राहु और मंगल के फॉर्मेशन के कारण जो एजुकेशन के अंदर लोग हैं वो थोड़ा सा संभले, उनको वहां पे एग्रेशन आ सकता है, उसको अवॉइड करें। नहीं तो पढ़ाई में मन नहीं लगे, ऐसी सिचुएशन अगर बनती है तो आपको मंगल को कंट्रोल करना पड़ेगा, ताकि आप अपने आप को काफी अच्छे से फोकस्ड कर सके। तो ये होने वाली है पूरी सिचुएशन आपके मकर लगन और मकर राशि के लिए। ये चीजों को बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अगर जो भी, जिस भी ग्रह की दशा चल रही हो, जिस भी ग्रह की दशा चल रही हो, क्योंकि आप जब कुंडली खोलते हो तो वहां पे उस पर्टिकुलर ग्रह को देखिएगा, वो ग्रह आप यहाँ जो मैंने लिखा हुआ है इन्हीं भाव में कहीं ना कहीं वो बैठे होंगे। जो मैंने लाल पेन से यूज किया उसको साइड कर दीजिएगा, बाकी जो है वैसे के वैसे बैठे। वहां पे जाके उनके अष्टक वर्ग को देख लीजिएगा और षडबल को देख लीजिएगा। इससे आप ये समझ जाओगे कि आखिरकार वो ग्रह का गोचर आपको देने क्या वाला है। सिंह, और यहाँ पे जैसे सिंह राशि है, यहाँ पे जैसे आपकी धनु राशि है, और आपकी यहाँ पे मिथुन राशि है। अगर आपकी दशा आपने खोला और आपको लगता है कि दशा में सूर्य है, बुध है या गुरु है, तो थोड़ा सा समझ जाइएगा, तब ज्यादा फोकस कीजिएगा कहाँ पर? अपने हेल्थ के ऊपर। ठीक है, इस पर्टिकुलर 10 नंबर के अंदर जो हमें नक्षत्र मिलते हैं, वो नक्षत्र अगर हम देखें तो यहाँ पर नक्षत्र होते हैं किन किन के? एक नक्षत्र आपको सूर्य का मिलता है। ठीक है, सूर्य के बाद शुरुआत होती है सूर्य से, सूर्य के बाद आता है चंद्रमा, और चंद्रमा के बाद आता है मंगल। तो देखिए, चंद्रमा का नक्षत्र क्योंकि यहाँ पर आता है तो वो 2.5 दिन में कभी भी कहीं भी घूम सकता है। मूड स्विंग जैसी सिचुएशन श्रवण नक्षत्र के साथ हो सकती है। मंगल को देख रहे हैं तो जिन लोगों का नक्षत्र जो है वो आपको 10 नंबर में नजर आएगा, 10 नंबर की इस राशि में नजर आएगा, वो 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर आगे के 30 डिग्री तक का होगा। तो उन लोगों के लिए ये काफी गेनफुल पीरियड होने वाला है। इसलिए जब भी अपने गोचर को उठाएंगे वहां पे इन चीजों को ध्यान रखिएगा और अपने हेल्थ का ज्यादा फोकस कीजिएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं ये फॉर्मेशन कोई रोग या चोट ना दे आपको 45 डेज तक। इसका आपको बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा। धन्यवाद।